हेलो जी, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो पहले तो सॉरी कि काफ़ी लंबा डिले हो गया लेक्चर्स में। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना कंपैरेटिव एनाटॉमी यूनिट। सबसे पहले हम आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स के कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हम। ठीक है। अभी तक अब सिर्फ हमारे तीन ही सिस्टम रह गए हैं, नर्वस सिस्टम और एक सेंसरी ऑर्गन एंड और लास्ट में एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। हम नर्वस सिस्टम में देखेंगे कि कैसे सिंपल सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश से लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ह्यूमन ब्रेन्स में कि वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम में ऐसा क्या रिमार्केबल अचीवमेंट हुआ इवोल्यूशन के टाइम पर कि उनका जो न्यूरल आर्किटेक्चर था, उनकी जो बनावट थी, वो एकदम से वर्टिब्रेट्स के अंदर इतनी चेंज हो गई कि जिसकी वजह से वो एक तरीके से अलग ही इनोवेटिव स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट कि हम इनकी कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की। जो हमारे 5 ग्रुप्स जो हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, मैमल्स, रेप्टाइल्स और एव्स, मतलब के बर्ड्स। ठीक है। हम इन 5 ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, ताकि एक तो ये एक डीप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है जो कि ये बहुत सालों से छुपा हुआ है सरफेस डिफरेंस पर। नर्वस सिस्टम को पढ़कर हमें क्या पता चलता है कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन रिपीट होते होते मॉडिफिकेशन हुआ पूरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ब्लूप्रिंट में। कैसे वो इकोलॉजिकल डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते चले गए अपनी बॉडी को। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं होमोलॉजी। होमोलॉजी में नर्वस सिस्टम का बेसिक वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम के बेसिक ब्लूप्रिंट जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है, ठीक है, वो एक जैसा होता है, जो ये साबित करता है कि उनके पूर्वज मतलब कि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो हमेशा से कॉमन ही रहे हैं। ठीक है। जो इनका न्यूरल डिजाइन है वो ये बताता है। फिर हम आ जाते हैं अडेप्टेशंस पे कि पानी से जमीन पर और फिर हवा तक के सफर में जो हमारे इन्वायरमेंट की अलग अलग जरूरतों के कारण बदलाव हुए हैं, जैसे कि डाइवर्जेंट मॉडिफिकेशन जो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी, वो एक स्पेसिफिक इकोलॉजिकल प्रेशर के कारण इनकी रीशेप हुई है और जिसकी वजह से इनका न्यूरल आर्किटेक्ट पूरा चेंज हो गया था। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे हमने देखा कि इनकी न्यूरल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, वो इनको हेल्प कर रहे हैं किस चीज़ में कि वो अपना एक लर्निंग बिहेवियर और कॉग्निशन डेवलपमेंट मीन्स उस पर्टिकुलर लर्निंग को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करना है, ये आगे जाकर इनकी अडेप्ट हो गई न्यूरल डेवलपमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और ब्रेन वेसिकल्स में। इसका स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और ब्रेन वेसिकल्स हमारी डेवलप हुई, इनका ओरिजिन कैसे हुआ। ये डेवलप हुई हमारी एक एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट होती है एंटीरियर पार्ट पर, जिसको हम एनसिफेलॉन कहते हैं। उससे इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इसकी प्राइमरी डिविजन्स क्या क्या हैं। न्यूरल ट्यूब जो जो ऊपर हमने देखी, यही 3 प्राइमरी वेसिकल्स में डिवाइड होती हैं। कौन कौन सी। प्रोजेंसिफेलॉन जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं, मेसेंसिफेलॉन यानी कि मिड ब्रेन एंड रोम्बेंसिफेलॉन यानी कि अपना हाइंड ब्रेन। ठीक है। सेकेंडरी डिवीजन हमारी आती है फिर, मतलब जब ये 3 प्राइमरी वेसिकल्स हमारी बन जाती हैं तो फर्दर एडल्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर यही फर्दर डिवाइड करके 5 ब्रेन वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, जिनको 5 सेकेंडरी वेसिकल्स कहते हैं। यही 3 फर्दर देखो, प्रोजेंसिफेलॉन जो फोर ब्रेन है वो हमारा टेलियनसिफेलॉन और डायनसिफेलॉन यानी कि जो कि फोर ब्रेन से बनता है, इससे ये दो बन रहे हैं, टेली और डायनसिफेलॉन। ठीक है। मेसेंसिफेलॉन यानी कि मिड ब्रेन से हमारा कोई वो नहीं है, ये रिमेन अनचेंज रहता है, इसमें कोई फर्दर डिवीजन नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, दो तो पार्ट यहाँ पर बन गए। अब यहाँ पर देखो, हाइंड ब्रेन के अंदर यानी कि रोम्बेंसिफेलॉन के अंदर ये दो बने, मेटेंसिफेलॉन और माइनसिफेलॉन। ठीक है, ये हाइंड ब्रेन से बने। टोटल डिवीजन कितनी होगी हमारी, देखो, टेलियनसिफेलॉन, डायनसिफेलॉन 2 और मेसेंसिफेलॉन हमारा एज इट इज रहा। ठीक। फिर उसके बाद तो रोबेंसिफेलॉन ये भी फर्दर 2 में डिवाइड हुआ ना हमारा, मेटेंसिफेलॉन और मायनसिफेलॉन। ठीक है। तो टोटल सेकेंडरी डिवीजन के बाद हमारी ब्रेन की 5 डिविजन्स होती हैं। ठीक है।
डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखो, ये एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूब थी हमारी, ठीक। ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, और एंटीरियर साइड को रोस्ट्रल कहते हैं और पोस्टीरियर साइड को कॉर्डल कहते हैं। ये हमारी कन्वर्ट हुई, मतलब कि ये हमारे डिवीजन में गए, 3 पार्ट्स बने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, यानी कि प्रोजेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन और रोम्बेंसिफेलॉन। प्राइमरी ब्रेन वेसिकल, ये अप्रॉक्स, इसका टाइम ड्यूरेशन याद रखना, अप्रॉक्स 4 वीक्स तक चलता है ये, ठीक है, मतलब 4 वीक्स तक अप्रॉक्स ये डेवलपमेंट हो जाती है। फिर उसके बाद हमारी सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल डेवलपमेंट होती है, जिसके अंदर 5 वेसिकल्स डेवलपमेंट होती हैं। मेसेंसिफेलॉन एज इट इज रहता है, यानी कि मिड ब्रेन में कोई चेंज नहीं आता है। मेन डिवीजन क्या होती है, प्रोजेंसिफेलॉन के अंदर टेलियनसिफेलॉन और डायनसिफेलॉन, यानी कि टेलियनसिफेलॉन सेरिब्रम को कहते हैं और डायनसिफेलॉन थैलेमस और हाइपोथैलेमस की डेवलपमेंट होती है, किससे, हमारी फोर ब्रेन के अंदर। फिर फर्दर हमारी जो हाइंड ब्रेन है, यानी कि रोबेंसिफेलॉन जो है, उसकी फर्दर डिवीजन होती है मेटेंसिफेलॉन, यानी कि पोन्स और सेरिबेलम, एंड माइनसिफेलॉन, यानी कि मेडुला ऑब्लोंगाटा। इस डेवलपमेंट को होने में 5 हफ्ते या फिर उससे भी ज्यादा लग सकते हैं, ये फाइनल डेवलपमेंट ब्रेन की होने के बाद। हमारे फर्दर ये पार्ट्स हैं, जिसमें कि ये हमारा, दोबारा देख लो, ये दो हमारे जो है, ये हमारा फोर ब्रेन के पार्ट है। मेसेंसिफेलॉन एज इट इज रहता है, जो कि मिड ब्रेन का पार्ट है, और रोबेंसिफेलॉन और माइनसिफेलॉन, यानी कि मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन्स के अंदर, जिसमें हम इंटरनल कैविटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो होलो आर्किटेक्ट होते हैं, मतलब कि अंदर से ये खोखली होती हैं, पहली चीज। वर्टिब्रे के जो ब्रेन होता है वो एंटायरली हॉलो होता है, और इनका जो सिस्टम होता है, इनका जो सिस्टम इंटरकनेक्टेड होता है, वो एक फ्लूइड लाइक कैविटी से भरा होता है, जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल्स की एनाटॉमिकल मैपिंग इस तरीके से है, राइनोसील जो है कैविटी, वो हमारी ऑल्फैक्टरी लोब्स के अंदर पाई जाती है, ठीक। किसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये याद रखना जरूरी है। पैरासील जो है हमारी, वो हमारी फर्स्ट और सेकेंडरी लेटरल वेंट्रिकल के अंदर पाई जाती है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के। मेन तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर याद रखना, ठीक। डायसिल जो हमारी फ्लूइड कैविटी है, वो हमारी थर्ड वेंट्रिकल के, देखो ये फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल में पाई जाती है, ये थर्ड वेंट्रिकल के अंदर पाई जाती है, डायंसिफेलॉन के अंदर। डायंसिफेलॉन मींस अपना थैलमस, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। नेक्स्ट वेंट्रिकल हमारी आती है आइथर और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, यानी कि एक नैरो कैनाल है जो कि पास होती है हमारी मिड ब्रेन से। फिर नेक्स्ट वेंट्रिकल है, यानी कि फोर्थ वेंट्रिकल है, जो कि मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के अंदर होती है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को लीड करती है, एक तरीके से उसे, उसको गाइड करती है, ठीक है। फिर जो हमने ये तो पढ़ी हमने कैविटीज, ठीक है, कैविटीज को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF, जिसका फंक्शन है एक तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना और दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं हम अपना CSF फ्लो कैसे होता है। जो ग्लोइंग ये वाला जो पार्ट है ना, ब्लू वाला पार्ट, आप सिर्फ इसको देखना और एक व्हाइट एरो को देखो, देखो इसका फ्लो क्या है, तुम डायग्राम के थ्रू समझ लेना, मैं बता देता हूँ। पहले गया ये पैरासील के अंदर, देन फिर वो गया फोरामेन ऑफ मॉनरो के अंदर। नेक्स्ट इनके गया डायसील के अंदर, डायसील से गया आइतर के अंदर। नेक्स्ट गया ये फिर माइलोसील के अंदर, ठीक है, माइलोसील के अंदर। नेक्स्ट सेरिब्रो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये लास्ट में होते होते ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। देखो ये फ्लूइड था, ठीक है, इसकी ये सबसे पहले गया, ये पैरासील है, ठीक, यहाँ पर हमने पढ़ा था पैरासील हमारी कहाँ होती है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, ठीक। अब देखो ये सीक्वेंस पता चल गया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ये हमारा गया इधर, ये एरो उल्टा बना हुआ है, यहाँ से इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के अंदर गया, फोरामेन के बाद ये हमारा डायसील में गया, डायसील मतलब
हमारा डायएंसिफेलॉन के अंदर गया, यानी कि थैलमस के अंदर गया। थैलमस से फिर गया ये आयतर के अंदर। आयतर मीन्स ये रहा आयतर, यानी कि सेरिब्रल एक्विडक्ट के अंदर। सेरिब्रल एक्विडक्ट के अंदर से ट्रेवल होता होता ये फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर गया। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद ये हमारा माइलोसील के अंदर गया। माइलोसील, यहाँ पर माइलोसील प्रेजेंट है, ठीक है। माइलोसील से होने के बाद ये फाइनली हमारी सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्रैवल कर गया। जो मैंने कहा था ना कि यहाँ पर ये गाइड करता है, लीड करता है स्पाइनल कॉर्ड को फोर्थ वेंट्रिकल्स से। अब फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर अब ये जो सब डिवाइड हुआ ना कि यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ पर जा रहा है, इसके इन्होंने फर्दर नेम दे दिया थोड़ा बहुत। यहाँ पर भी इस पार्ट को कहते हैं सेंट्रल कैनाल, यानी कि पैराशे कैनाल, सब आर्कनाइड स्पेस कहते हैं। यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट, मतलब स्पेस रहता है खाली, जिसके अंदर फ्लूइड नहीं होता, ठीक। और फोर्थ वेंट्रिकल के बाद हमें तो सिर्फ इतना याद रखना है कि फोर्थ वेंट्रिकल के बाद सीधा ये गया माइलोसील के अंदर, माइलोसील से गया ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं मेनाइंस के और प्रोटेक्टिव कवरिंग के ऊपर। मेनाइंस हमारी एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इसका कंसेप्ट क्या है? नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन लेयर्स, जितनी भी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ब्रेन के ऊपर, मेनाइंस कहते हैं फर्स्ट थिंग। और टाइम के साथ साथ ये और इंक्रीज होती रही और इवोल्यूशनरी लीनिएज के थ्रू, मतलब इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन कैसे हुई इसकी, फिशेस के अंदर मोनोमैनिक्स कहते हैं इन लेयर को, यानी कि मैनिंग्स प्रिमिटिव प्रिमिटिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये बहुत सिंगल लेयर थी फर्स्ट फिशेस के अंदर, इतना याद हो। मैनिंग्स प्रिमिटिवा कहते हैं इसको फर्स्ट थिंग फिशेस के अंदर। देन एम्फीबियन रेप्टाइल्स और बर्ड्स आए, इनके यहाँ पर तो था देखो मोनो मैनिंग्स, ठीक है। यहाँ पर डाई मैनिंग्स बन गया, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और बर्ड्स के, यानी कि दो लेयर आ गई। कौन कौन सी? आउटर ड्यूरामेटर और इनर एर्गनॉइड, ठीक है। देन फिर हमारे मैमल्स जो सबसे ज्यादा एडवांस हैं, उनके अंदर ट्राई मैनिंग्स आए, जो कि फुल्ली डेवलप्ड हैं, थ्री लेयर्स के अंदर डिवाइड हो गए हैं, ड्यूरामेटर, आर्किमाइड मैटर और पेया मैटर। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं मिड ब्रेन की इवोल्यूशन कैसे हुई और उसकी हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर एनाटॉमिकल शिफ्ट कैसे हुई। सबसे पहले ऑप्टिक लोब मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं हम, जिसके अंदर सबसे पहले कॉर्पोरा बाइजेमिना, जिस जो कि पाइसेस यानी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर टू ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट थे। और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना वो हम लोगों में, यानी कि मैमल्स के अंदर मिलते हैं। और ये फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं चार डिस्टिंक्ट कॉलिक्यूलाई में, जिसमें कि दो सुपीरियर होती हैं जो कि विजन के लिए होती हैं, और दो इंफीरियर होते हैं जो हियरिंग के लिए काम आते हैं। अब इस पार्ट में मेन क्या याद रखना? फर्स्ट जो हमारे फोर ग्रुप्स हैं, मतलब कि मैमल्स को जोड़ के जो चार हैं, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इनके अंदर पहले तो टू ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं क्या है? कॉर्पोरा बाइजेमिना, ठीक। और दूसरा हमें याद रखना, पहले मैमल्स के अंदर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना प्रेजेंट होता है, और ये फर्दर डिवाइड होता है फोर डिस्टिंक्ट कॉलिक्यूलाई में इसके अंदर। और क्वाड्री, अगर आपसे कोई जनरल एग्जाम में पूछ ले कि क्वाड्रिजेमिना मतलब कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का फंक्शन क्या है मेन, तो आपको विजन और हियरिंग करना है। हम आ जाते हैं ब्रेन फ्लेक्चर्स के अंदर, यानी कि फ्लेक्सर्स मतलब नाम से पता चल रहा है फ्लेक्सिबल, जो ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाता है, उसकी बेंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो हमारी फोर ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी है और साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है इवोल्यूशन के साथ। मतलब अब आगे का तो फर्दर का तो नहीं पता, लेकिन अब तक वो उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यही रही है कि वो उसका साइज इंक्रीज हुआ है, और जो न्यूरल ट्यूब है वो बेंड होती जा रही है ताकि वो स्कल के अंदर अच्छे से फिट हो सके। हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर तीन क्रिटिकल बैंड्स देखे गए हैं, थ्री फ्लेक्सर्स देखे गए हैं। फर्स्ट क्रेनियल फ्लेक्सर्स, सेकंड पोंटाइन फ्लेक्सर्स और थर्ड सर्विकल फ्लेक्सर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम अब आ जाते हैं फिशेस और एम्फीबियंस का कंपेयर करते हैं ब्रेन का। फिशेस के अंदर उनका ब्रेन है वो थ्री प्राइमरी रीजन्स में डिवाइड है, वो सबका ही डिवाइड है किस, ठीक है, जो हमने पढ़ा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इनका रेस्पॉन्सिबल होता है ऑल्फैक्शन के लिए, यानी कि स्मेल के लिए। मिड ब्रेन इनका रेस्पॉन्सिबल होता है विजुअल, यानी कि देखने के लिए। किसके थ्रू? ऑप्टिक टैक्टम प्रेजेंट होता है इनके पास, ठीक है। हाइंड ब्रेन के अंदर इनका आ जाता है फर्दर, जो कि ए सेंस ऑर्गन,
और मोटर मोटर कोऑर्डिनेशन, मतलब कि हाथ पैर जो चल रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन जो इनके एक्टिव हैं, वो हैंड ब्रेन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इनका जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम मतलब ह्यूमंस के अंदर सेरिबेलम बैलेंसिंग के लिए यूज होता है, तो ये इनका सेरिबेलम वेल डेवलप है ताकि ये एक्टिवली स्विम कर सकें। एक तरीके से बैलेंस का काम ही कर रहा है इसमें भी। और सेरिब्रम जो है वो इनका अब भी स्मॉल ही है, ठीक है, हमेशा से ही कोई इवोल्यूशन के साथ साइज इंक्रीज नहीं हुआ है। और ये जो इनका सेरिब्रम है वो रेस्पॉन्सिबल है स्मेल के लिए, ठीक है। एम्फीबियंस की ट्रांजिशन देख लेते हैं। इनको तो यार हमेशा डुअल फंक्शन करना होता है, उसी हिसाब से इनके हर ऑर्गन अडेप्टेड है। एम्फीबियंस रिटेन करते हैं फिश का ट्राइपार्टाइट ब्रेन, यानी कि वही थ्री फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों का, तो फिशेस के अंदर जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये थ्री ट्राइपार्टाइट ब्रेन जो था वो एज इट इज इसके अंदर भी है। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इनको टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए करनी पड़ी। उसमें क्या हुआ, जो इनका ऑप्टिक टैक्टम था जो विजन के लिए इस्तेमाल हो रहा था, मतलब जो विजन के लिए इस्तेमाल हो रहा था फिशेस में, वो इसमें डोमिनेंट हो गया। और अब वो इस मतलब हद तक देख सकते हैं कि वो अपने प्रे को कैप्चर कर सके, ठीक है। उसके शिकार करने के लिए तेज नजरें चाहिए होती, वो उसके लिए ये इनका ऑप्टिक रेक्टम थोड़ा मॉडिफाई हुआ, सेरिब्रम इनका लार्ज हो गया थोड़ा सा फिशेस के कंपैरिजन में, और एक न्यू ऑल्फैक्टरी पाथवे डेवलप हुआ जिससे ये एयरबोर्न सेंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। हवा में कोई शिकार घूम रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई फ्रॉग है, हवा में मक्खी घूम रही है, ठीक है। मेरी मेरी ड्राइंग ऐसी है, ठीक है, समझ जाना, ये फ्रॉग है, तो हवा में ये मक्खी घूम रही है, ठीक है, यहाँ घूमी यहाँ घूमी, तो ये इसको कैसे डिटेक्ट करेगा, एयरबोर्न डिटेक्शन से, ठीक। फिर वो स्टिकी टंग से कैप्चर कर लेता है। तो वही एयरबोर्न सेंट को डिटेक्ट करने के लिए इनका न्यू ऑल्फैक्टरी पाथवे डेवलप हुआ। सेरिबेलम इनके अंदर वैसे ही रहा, बस थोड़ा सा कम की तरफ ही रहा इनका सेरिबेलम फिशेस के कंपैरिजन में, लेस डायनेमिक हो गया। दोनों ही ग्रुप रिलाई करते हैं मिड ब्रेन पर हैवीली। प्राइमरी सेंसरी इंटीग्रेशन सेंटर इनका मिड ब्रेन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं रेप्टाइल्स के नर्वस सिस्टम के ऊपर। एम्फीबियंस की तुलना में, एम्फीबियंस को तो लैंड और वाटर दोनों पर रहने की जरूरत थी, ठीक है, एम्फीबियंस को, तो वो उस तरीके से अडेप्टेड थे। लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं इनको ओनली अडेप्ट होना है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, टेरेस्ट्रियल लाइफ जीने के लिए, ठीक है, उसके लिए अडेप्ट होना है। इनका जो ब्रेन है उसमें एक सबसे पहली इमरजेंस जो इवोल्यूशनरी की आई, इनके पास कॉर्टिकल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जो कि इनमें डीबीआर जो फर्दर प्रिकर्सर, मतलब कि मैमल्स के अंदर और मॉडिफाई होकर न्यू कॉर्टेक्स बन जाता है जो इनका डीबीआर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये और मतलब कि अपने सेंस ऑर्गन्स सेंस थोड़ी सोच समझदारी से सोच सकते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्स एक्शन पर डिपेंड नहीं होते, ये थोड़ा सोच समझकर एक्ट करते हैं। अब इनका जो फोर ब्रेन था वो थोड़ा सा एनलार्ज हुआ, उसका साइज, इनका जो सेरिब्रम था वो प्रोपोर्शनली लार्जर है एम्फीबियन से। वाई सो, क्योंकि इनको जो स्ट्रेटल रीजन में रहना है उसके लिए इनको मोर कॉम्प्लेक्स मोटर पैटर्न को या फिर टेरेस्ट्रियल बिहेवियर को अपनाने के लिए एक्सपेंड करना जरूरी था, ठीक है। एडवांस सेंसरी इंटीग्रेशन, अब इनके सेंस ऑर्गन भी और एडवांस हो गए, इस रिफ्लेक्स एक्शन पर डिपेंड नहीं रहते, थोड़ा सोच समझकर ये थर्मल विजुअल केमिकल इंफॉर्मेशन को साइमल्टेनियसली एक प्रोसेस करते हैं, मतलब थोड़ा समझदारी से कह सकते हो एक्ट करते हैं। इनके पास एक पिट वाइपर्स हैं, मतलब रेप्टाइल्स में एक पिट वाइपर्स हैं जिनके पास स्पेशलाइज इंफ्रारेड सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो लिंक होता है डायरेक्टली ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस से, ठीक है। इतना याद करने की जरूरत है, बस ये याद रखो कि पिट वाइपर्स के पास एक स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन होता है जो इनको अंधेरे में भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ये अपने शिकार को उनकी गर्मी से, मतलब शिकार के शरीर की गर्मी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्राइजेमिनल जो न्यूक्लियस है वो इनके उनके फिफ्थ क्रेनियन नर्व से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वो है।
बिहेवियर कैसे शो करते हैं, वही मैंने बोला, ये समझदारी से काम करते हैं, तो ये लोन, मेमोरी, सोशल सिग्नलिंग, ये सब इनका काम करता है। जैसे लिजर्ड और क्रोकोडाइल्स एग्जाम्पल हैं। मतलब ये सिंपल रिफ्लेक्स आंख से बियॉन्ड सोचते हैं, यही इनका हॉलमार्क है न्यूरल एडवांसमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं एवियंस, बर्ड्स के ऊपर। बर्ड्स को भी थोड़ी एडवांसमेंट की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इनकी कॉग्निटिव पावर, इनको एक्स्ट्रा कॉग्निटिव पावर चाहिए होती है ताकि ये उड़ सकें। और पहली चीज़ कि इनको उड़ना होता है तो इनका जो बॉडी वेट है ना, वो बहुत कम होना चाहिए। और इसी बॉडी वेट को मतलब कंट्रोल में रखने के लिए उनके पास एक कॉम्पैक्ट ब्रेन प्रेजेंट होता है। कॉम्पैक्ट मीन मतलब स्मॉल ब्रेन, ठीक है, स्मॉल साइज का। इस मतलब उनके ब्रेन का साइज छोटा होने के बावजूद भी वो अपनी कॉग्निटिव पावर यानी संज्ञानात्मक क्षमता जो है उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है, मतलब ये एडवांस रहते हैं। ठीक, फिर इनके पास नाइडोपेलियम कॉर्डोलेटरल जो है NaCl, वो इनका ठीक वैसे ही काम करता है जैसे जो मैमल्स के अंदर प्रीफ्रंटल लोब होता है, वही काम इसके मतलब एवियंस के अंदर नाइडोपेलियम कॉर्डोलेटरल NaCl करते हैं, जो कि इनको हेल्प करते हैं प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, और कोई भी टूल कैसे यूज किया जाए उसके लिए। इसका मेन एग्जांपल हम कॉर्वेट्स और पैरेट्स ले सकते हैं। कॉर्वेट्स मतलब के कोए। ठीक है, तो इनकी स्पेशलाइज अडेप्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहली हम नेविगेशन के अंदर आ जाते हैं। होमिंग होमिंग पिजन्स जो होते हैं वो एक तरीके से लंबी दूरी तय करते हैं, मतलब बहुत टाइम तक खोज करते रहते हैं, ठीक है, रास्ते की। तो उनके पास एक तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, लंबा रास्ता तय करना है। अब इस काम के लिए उनको किसकी नीड होगी? एक तो मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन की, ठीक, सेलेस्टियल क्यूज की मतलब, और ऑल्फैक्टरी मैप्स की। इनका इस्तेमाल करके वो इन्हीं सारी जानकारियों का इस्तेमाल करके वो अपने ब्रेन के हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन के अंदर इनको प्रोसेस करता है। अब सॉन्ग लर्निंग, कोई भी गाना याद करना, एक सॉन्ग बर्ड्स होती है ना जैसे कोयल वगैरह, वो उनके पास एक न्यूरल सर्किट प्रेजेंट होता है HVC-RA एरिया 10, जो कि इनको वोकल लर्निंग के लिए, पैरेट भी इसका एग्जांपल है। वोकल लर्निंग के लिए इतना याद नहीं, इनमें बस ये देख लो कि अडेप्ट नेविगेशन के लिए होमिंग पिजन एग्जांपल है, सॉन्ग लर्निंग के लिए एक तो कोयल है, पैरट है। ये सब इनके पास न्यूरल सर्किट प्रेजेंट होता है जो कि जिसके अंदर HVC-RA और एरिया 10 वोकल लर्निंग में हेल्प करता है इनको। ये एक रेयर ट्रेट है, मतलब कि सॉन्ग लर्निंग एक रेयर ट्रेट है जो ह्यूमन से मिलता जुलता है इनका। फिर उसके बाद तीसरा हमारा विजन के लिए इनका वही फिशेस की तरह, फिशेस और एम्फीबियंस की तरह ऑप्टिक टैक्टम और विजुअल, ये अलग है इनका। विजुअल वोल्ट्स प्रोसेस करता है इनका हाई एक्विटी कलर रिच और विजुअल इनपुट क्रिटिकल फ्लाइट और फॉर एजिंग के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैमेलियन के अंदर, यानी मैमल्स के ब्रेन के अंदर नियोकॉर्टेक्स इवॉल्व हुआ। मतलब कि नियोकॉर्टेक्स क्या होता है? एक से क्लियर शीट होती है न्यूरॉन्स की, जो कि यूनिक फीचर है मैमल्स के अंदर। इस फंक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स परसेप्शन, वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए, मतलब हाथ पैर चल रहे हैं उसको, स्पेशल रीजनिंग के लिए, एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, और अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है इनका नियोकॉर्टेक्स। जो पहले के पूर्वज थे हमारे अर्ली मैमल्स जो थे, उनका वो बहुत स्मॉल वो ब्रेन था। इंसेक्टिवोर्स प्रेजेंट जिसके पास स्मूथ नियोकॉर्टेक्स प्रेजेंट था, जो कि ऑल्फैक्शन के लिए, मतलब कि सूंघने और नॉक्टर्नल सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल था। फिर थोड़े अडेप्टेशन और भी प्राइमेट्स आए हमारे, उनका थोड़ा विजुअल कॉर्टेक्स और एक्सपेंड हुआ और इनका प्री फ्रंटल एरिया भी इनहेंस हुआ। और जो गायरिफिकेशन यानी कि पहली बार इनके न्यूरोकॉर्टेक्स में बहुत सारे फोल्ड्स, यानी कि गायरिफिकेशन मतलब क्या होता है? फोल्डिंग्स बढ़ गई, मतलब घुमाव से बढ़ के ब्रेन के, जिसकी से इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया भी बढ़ गया।
इसकी वजह से हुआ क्या कि उनको सोशल कॉग्निशन और मैनुअल डेक्सटैलिटी में सपोर्ट मिला। मैनुअल डेक्सटैलिटी मीन्स कि फिंगर्स की कोऑर्डिनेशन कैसे उनको फंक्शनल बनाना है या कैसे उनसे चीज़ें ग्रैस्प करनी है, वो इनका अब फंक्शनल हो गया। आज के टाइम पर भी अगर आप बंदर को देखोगे तो उनके थंब स्ट्रेट ही रहते हैं, वो उसका यूज़ नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, बाकी 4 फिंगर्स फंक्शनल रहते हैं उनकी। देन सिटेशियंस एंड एलिफेंट्स जो हैं उनके अंदर कन्वर्जेंट इवोल्यूशनरी देखा गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स ब्रेन था, लार्ज कॉम्प्लेक्स ब्रेन था जिसके पास स्पिंडल न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे, जो कि इनके लिंक थे किससे, सेल्फ अवेयरनेस से, एम्पैथी यानी कि सहानुभूति से, और सोशल बॉन्डिंग से, ठीक है, यानी कि सामाजिक जुड़ाव से। अब सेंसरी स्पेशलाइजेशन क्या क्या है ओवरऑल देख लेते हैं। सारे वर्टिब्रेट्स ने एक तरीके से एक लीनिएज फॉलो करी, नर्वस सिस्टम दिया जो कि एक पर्टिकुलर सेंसरी नीश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब सबकी स्पेशलाइजेशन क्या क्या है, कैसे कैसे इकोलॉजिकल प्रेशर के अंडर वो उनके न्यूरल टिश्यू रीशेप हुए, वो हम देखते हैं। इलेक्ट्रो रिसेप्शन प्रेजेंट हुआ इलेक्ट्रिक फिश के अंदर, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रो रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन्स इनके पास प्रेजेंट थे, जो कि इनके हाइंड ब्रेन से लिंक थे, जो इसको हेल्प करते थे नेविगेशन कम्युनिकेशन में वाटर के अंदर। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिश का साइंटिफिक नेम में इलेक्ट्रोफोरस है, ये याद रखना। एकोलोकेशन यानी कि एको का मतलब इको कह लो, एको कह लो, मैं तो एको बोलती हूँ। बैट्स और वेल्स आपने सुना भी होगा, एको के थ्रू अपना पहली बात तो प्रे कैच करते हैं, दूसरी बात इनका एक्सपेंडेड ऑडिटरी प्रोसेसिंग सेंटर एक्सपेंड हो गया था। एकोलोकेशन एक तरीके बायोलॉजिकल सोनार की तरह काम करता है। सोनार मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। टूट वेल्स का मतलब एक तरीके से ये डॉल्फिन की बात कर रहे हैं, डॉल्फिन। और जो इनका कॉलिक्यूलस और ऑडिटरी कॉर्टेक्स था, यानी कि जो मिड ब्रेन है, वो रियल टाइम के लिए मतलब 3D मैप एक तरीके से कर देता है इनके सामने सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है। फिर उसके बाद थर्मल इमेजिनिंग, इमेजिंग की बात करते हैं। पेट वाइपर्स मतलब स्नेक्स जो थे, वो इनके पास ये मैंने तुमने बता ही दिया कि बॉडी की हीट के थ्रू अपने प्रे को डिटेक्ट करते हैं वो, ठीक है। हम मैग्नेटो रिसेप्शन नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नेटिक रेडिएशंस जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती हैं उनको यूज कर कर सैल्मन, इसका एग्जांपल है सैल्मन और सी टर्टल्स नेविगेट करते हैं यानी कि डायरेक्शन और लोकेशन का पता लगाते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर कर, ठीक। दो मैकेनिज्म होते हैं इस काम के लिए। पहला कि ये मैग्नेटाइट क्रिस्टल को डिटेक्ट करके, जो कि इनके सेंसरी टिश्यूज के अंदर एम्बेडेड होता है, एक तो उससे मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करते हैं, दूसरा इनकी रेटिना के अंदर मतलब आईज के अंदर क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, उससे भी डिटेक्ट करते हैं। अब न्यूरल पाथवे कंजर्व और डाइवर्जेंट कनेक्शंस देख लेते हैं। 500 मिलियन ईयर्स से डाइवर्जेंस चला हुआ आ रहा है, इसकी वजह से जो न्यूरल सर्किट है वो एक तरीके से सिमिलर ही रहा है सबका, सारे ही वर्टिब्रेट्स में। स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क फिशेस से लेके ह्यूमंस में रैपिड प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्सेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्रेनियल नर्व ऑर्गेनाइजेशन 12 पेयर तो होते हैं मैमल्स के अंदर। डी ट्रिपल एस बी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब पहले पूछते थे 2021 में तो आया है इसका क्वेश्चन, ठीक है, 21 और 18 में। ये ना एक बार ना ये इसको ना पढ़ भी लेना डिटेल्स में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लो। इस 12 पेयर्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। और मैमल्स के अंदर 12 पेयर क्रेनियल पेयर्स होते हैं और कुछ होमोलोगस भी होते हैं फिशेस के अंदर, ठीक है। रेटिकुलर फॉर्मेशन इनके अंदर गवर्न करता है स्लीप साइकिल को, ठीक, रेटिकुलर फॉर्मेशन। और जो लिम्बिक सिस्टम होमोलोगस है, वो इमोशनल और मोटिवेशनल सर्किट को ट्रेस करता है अर्ली टेट्रापॉड्स के अंदर। अब डाइवर्जेंट पाथवे क्या है इनकी, क्या क्या लीनिएज है। पहले तो कॉर्टिको स्पाइनल टैक्ट आया, यानी कि डायरेक्ट कॉर्टिकल कंट्रोल मूवमेंट जो थी वो यूनिक थी मैमल्स के अंदर, लेकिन बहुत कम थी, मतलब रिफाइंड थी प्राइमेट्स के अंदर। कॉर्पस कैलोसम एक इंटर हेमिस्फीयर के अंदर एक तरीके से फ्लूइड टाइप है, मतलब एक ब्रिज है, जो कि सिर्फ प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर ही पाया जाता है। एवियंस के अंदर एवियन
पैरेलल लूप्स, यानी कि बर्ड्स के पास एक कॉग्निशन कॉम्प्लेक्स कॉग्निशन अचीव करने के लिए एक पैरेलल सर्किट पाया जाता है। ये लेयर, इनके पास लेयर कॉर्टेक्स नहीं होता जो बाकियों में प्रेजेंट है। लेटरल लाइन सिस्टम एक मैकेनो सेंसरी और न्यूरल पाथवे होता है जो कि फिश और एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन एमनियोट्स के अंदर ये लॉस्ट हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ये हमने देख लिया। फिशेस के अंदर रिफ्लेक्स स्पाइनल रिफ्लेक्सेस और लेटरल्स लाइन सेंसिंग होती है। फिर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर मिड ब्रेन और डोमिनेट होता गया अर्ली कॉर्टिकल एरियाज में। फिर बर्ड्स के अंदर फोर ब्रेन की एक्सपेंशन हुई, स्पेशलाइज्ड ट्रैक्ट आए। फिर प्राइमेट्स के अंदर न्यू कॉर्टेक्स डोमिनेट हुआ और कॉर्टिकोस्पाइनल कंट्रोल आया। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जो ये प्रोग्रेशन हुई वो हमारा बताती है कि कैसे न्यूरल पाथवे इवॉल्व हुए हमारे सिंपल रिफ्लेक्स आर्क से लेकर हाईली इंटीग्रेटेड कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम तक। हर स्टेज में एक प्रीवियस फंक्शन जरूर रहता है। अब ह्यूमन ब्रेन का कुछ पिनाकल देख लेते हैं, यानी कि कुछ एक क्राउनिंग अचीवमेंट के वो सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही डेवलप हुआ है इवोल्यूशन के अंदर। न्यूरॉन्स सबसे पहले जो इनके पास 16 बिलियन न्यूरॉन तो सिर्फ इनके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है। और एनसीफेलाइजेशन यानी कि ह्यूमन ब्रेन का जो ईक्यू लेवल है वो मैमल्स की, मतलब कि ह्यूमन की बॉडी से 3.2x ज़्यादा लार्ज है कंपैरेटिवली। एनर्जी की कॉस्ट क्या है? ह्यूमन ब्रेन 20% एनर्जी कंज्यूम करता है मेटाबॉलिक एनर्जी में, और बाकी के जो 2% है वो बॉडी मास कंज्यूम करता है। पर्सपेक्टिव क्या है? ऑक्टोपस जो है, ऑक्टोपस हो गए, कॉर्विड्स यानी कौवे हो गए, और सिटेशियंस, ये भी अपनी हाई इंटेलिजेंस शो करते हैं और जिसकी वजह से ये मल्टीपल टाइम से इवॉल्व हो सकते हैं। सिर्फ ह्यूमन ब्रेन्स ही नहीं हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बाकी नेचर ने और भी ऑर्गेनिज्म बनाए हैं जिनके इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा एडवांस है। अब एक तरीके से ये अब तक हमने पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा ये उसकी समरी है। 5 मिलियन साल से भी ज़्यादा जो भी इवोल्यूशन हुई, डीप स्ट्रक्चरल यूनिटी में जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शंस आए उसकी डाइवर्सिटी को हम अब शॉर्ट में देखते हैं सारी समरी में। और मतलब कि अलग अलग वर्टिब्रेट्स का होने के बाद भी कुछ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल गोल्ड फिश और ह्यूमंस का ब्रेन का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट है, मतलब फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं फिशेस के अंदर ट्राइपार्टाइट ब्रेन पड़ा जिसके अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन प्रेजेंट था। यही सेम हमने इसके अंदर भी देखा, लेकिन इसको थोड़ा टेरेस्ट्रियल में रहने के लिए अडेप्ट होना पड़ा। फिर रेप्टाइल्स के अंदर हमने डीवीआर, एमर्जेंस और कॉर्टिकल प्रिकर्सर जो कि ह्यूमंस के अंदर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम करता है। ठीक है, कॉर्टिकल प्रिकर्सर डीवीआर। ठीक है, फिर उसके बाद बर्ड्स के अंदर पैरेलल एक्सपेंशन हुआ, पैरेलल पैरेलल एक्सपेंशन। लेयर्ड कॉर्टेक्स प्रेजेंट नहीं था उनके पास। मैमल्स के अंदर 6 लेयर्ड नियो कॉर्टेक्स आया जो इनका मेन एडवांसमेंट है, जो मेन की फीचर है इवोल्यूशन का। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। की स्ट्रक्चर ऑप्टिक टेक्टम जो विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल था, सेरिबेलम इनके जो इनको स्विम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल था, और फैक्ट्री बल्ब जो स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल था। एम्फीबियंस के अंदर इनका जो ऑप्टिक टेक्टम था वो थोड़ा और एनलार्ज हो गया, और सेरिब्रम थोड़ा सा कम हो गया, मतलब कि कंपैरेटिवली फिशेस के। डीवीआर, स्ट्रेटियम और थर्मल सेंसर्स की फीचर्स हैं रेप्टाइल्स के अंदर। बर्ड्स के अंदर एनसीएल, हिपोकैम्पस और सॉन्ग न्यूक्लियाई जो कि थोड़ा मतलब मिलता जुलता फंक्शन है मैमल से, वो बर्ड्स के अंदर आया। फिर उसके बाद मैमल्स तो है ही एडवांस, उनके बाद नियोकॉर्टेक्स आया, कॉर्पस कैलोसम आया, लिम्बिक सिस्टम आया। सेंसरी डोमिनेंस देख लेते हैं। सेंसरी डोमिनेंस इनके अंदर लेटरल लाइन और विजन स्मेल के लिए प्रेजेंट होता है। ये विजन ऑडिशन ऑडिशन मतलब कि सुनने के लिए, और कीमो रिसेप्शन मतलब केमिकल के रिसेप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इनका सेंसरी ऑर्गन। और रेप्टाइल्स के अंदर विजन, इंफ्रारेड डिटेक्शन और केमिकल डिटेक्शन सेम है ऑलमोस्ट। और बर्ड्स के अंदर मैग्नेटो रिसेप्शन भी आए, जो कि इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करते हैं। फिर उस एको लोकेशन और विजन
और स्मेल, ये मैमल्स के अंदर दोनों तीनों प्रेजेंट होते हैं। फिर कॉग्निटिव कैपेसिटी देख लेते हैं, वही बेसिक लर्निंग और कंडीशनिंग होती है फिशेस के अंदर। फिर थोड़ा सिंपल एसोसिएटिव लर्निंग, थोड़ा और मॉडिफाई होकर सिंपल एसोसिएटिव लर्निंग डेवलप हुई इनके अंदर। फिर रेप्टाइल्स के अंदर स्पेशल मेमोरी और सोशल बिहेवियर थोड़ा आया। फिर और बर्ड्स के अंदर के टूल्स को कैसे यूज करना है, वो को लर्निंग कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, ये आया। वेस्टिंग कैसे डेवलप हुई। फिर लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग गए और सेल्फ अवेयर हो गए हैं मैमल्स। कंजर्वेशन के अंदर कोर न्यूरल सर्किट जो है वो हमारे एक तरीके से सारे वर्टिब्रेट्स का कॉमन एंसेस्टर्स शेयर करते हैं। सबके पास है मिड फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। सबके एंसेस्टर कॉमन ही हैं। अडेप्टेशन जो हुई वो एक तरीके से वो लीनियर स्पेसिफिक है न्यूरल इनोवेशन और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। कॉम्प्लेक्सिटी फोर ब्रेन की जो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि फोर ब्रेन जो है वो सबके में डोमिनेट होता होता कोरिलेट करा उसने बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी और कॉग्निशन से। सो दिस वाज अवर लेक्चर, थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।